साल था 1999 और ये दो हाई स्कूल के लड़के ये डिसाइड करते हैं कि ये अपने स्कूल के कैंटीन में एक धमाका करेंगे। मैं पूरा केस समझाता हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दो हाई स्कूल के दोस्तों से। एक का नाम था एरिक और दूसरे का नाम था डिलन। अब किसी कारणवश ये दोनों अपने स्कूल में सभी लोगों से नफरत करते थे, इतनी नफरत कि वो किसी को भी जिंदा नहीं देखना चाहते थे। तो अब ये दोनों अपना रिसर्च करते हैं कि स्कूल के लोगों को कैसे खत्म किया जाए, और इस पूरे रिसर्च का वो वीडियो बनाते और नोट्स भी लिखते। अब अपना रिसर्च करते समय इन दोनों को उस केस के बारे में पता चलता है जब ओक्लाहोमा में एक धमाका हुआ था और उस धमाके में तकरीबन 167 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और जब एरिक और डिलन इस चीज के बारे में रिसर्च कर रहे थे वो हद से ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और उन्होंने ये ठान ली कि उन्हें भी अपने स्कूल में एक धमाका करना चाहिए। नाउ अब इस काम को अंजाम देने के लिए उन्हें चाहिए थे हथियार, पर जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये दोनों बच्चे थे। ये लोग 18 साल के भी नहीं थे और उस समय तुम्हें अगर कोई भी हथियार खरीदना होता था तो तुम्हें एटलीस्ट 18 साल का होना पड़ता। तो अब ये दोनों सोचने लगते हैं, पर तभी जो डिलन है उसे ये याद आता है कि उसकी डेट स्लैश गर्लफ्रेंड उसकी उम्र 18 साल थी। रुकावट के लिए खेद है क्योंकि मैं इस वीडियो को अभी एडिट कर रहा था और मैंने ये देखा कि मैंने वर्ड डेट स्लैश गर्लफ्रेंड यूज कर दिया है, पर जो सही वर्ड होना चाहिए वो है प्रॉम डेट। प्रॉम डेट का मतलब होता है एक ऐसा पार्टनर जिसे तुम अपनी हाई स्कूल की डांस पार्टी में लेके जाओ। अब ये पार्टनर एक रोमांटिक कपल भी हो सकता है, पर ये नेसेसरी नहीं है, तुम अपने दोस्त को भी एज अ प्रॉम डेट लेके जा सकते हो। अब मैं ये सब इसीलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी इंसान डिलन जैसे ईवल आदमी के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहेगा। तो डिलन की एक प्रॉम डेट थी जिसकी उम्र 18 साल थी। अब डिलन कुछ ना कुछ बहाना देके अपनी प्रॉम डेट को कन्विंस कर लेता है कि वो उसके लिए कुछ हथियार खरीद ले। सीधी सी बात है, डिलन ने कभी भी इन हथियार का एक्चुअल रीजन डिस्क्लोज नहीं किया होगा। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। अब अपना हथियार मिलने के बाद एरिक और डिलन जंगल जाते हैं जहां पर वो अपनी ढाई की प्रैक्टिस करते हैं और स्क्रीन में आप लोग ये साफ साफ देख सकते हो कि इन दोनों ने इस चीज को रिकॉर्ड तक करा था। नाउ अब जंगलों में प्रैक्टिस करने के बाद इन दोनों को ये चीज तो पता चल चुकी थी कि इनके हथियार काफी नहीं होंगे। जिस लेवल का आतंक वो दोनों फैलाना चाहते थे इसके लिए उन्हें और भी बड़े वाले हथियार चाहिए। जिसके बाद ये दोनों जाते हैं एक इलीगल मार्केट में और वहां से ऑटोमेटिक वाली ढाई खरीदते हैं। इसके साथ ही साथ वो दोनों रॉ मटेरियल्स भी खरीदते हैं जिससे वो एक फायर क्रैकर बना सके। अब इनके पास रॉ मटेरियल थी और अपना रिसर्च था, जिसके बाद ये दोनों अपने घर के गराज में ही उस फायर क्रैकर को बना देते हैं। नाउ अब एरिक और डिलन के पास सभी हथियार थे, सभी प्लानिंग थी और अब बारी थी एग्जीक्यूशन की। और इसके लिए वो 20 अप्रैल की तारीख चुनते हैं। बाय द वे आप लोगों को ये याद होगा कि ये दो लड़के ओक्लाहोमा के एक धमाके से इंस्पायर्ड हुए थे और वो धमाका हुआ था 19 अप्रैल को। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शायद ये दोनों लड़के 19 तारीख का ही प्लान बना रहे थे, पर किसी कारणवश उन्हें अपना प्लान 20 तारीख को शिफ्ट करना पड़ा। नाउ एक बार मैं आप लोगों को एरिक और डिलन का प्लान समझा देता हूँ। प्लान के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये लोग स्कूल के कैंटीन में जाएंगे और वहां पर अपने फायर क्रैकर छुपा देंगे। अब फायर क्रैकर के धमाके में कैंटीन में जो भी बच्चे थे वो तो खत्म हो जाएंगे और इसके बाद इस धमाके से जो आवाज आएगी उसके कारण स्कूल के बाकी बच्चे डरने लगेंगे और वो स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और तब एरिक और डिलन अपनी ढाई निकालेंगे और सभी को खत्म कर देंगे। अब अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चलता है तो कुछ समय बाद वहां पर एम्बुलेंस, पुलिस और रेस्क्यू टीम भी आ जाएगी और वो लोग अपनी गाड़ी स्कूल के पार्किंग लॉट में रखेंगे। तो इसी के लिए एरिक और डिलन ने कुछ एक्स्ट्रा फायर क्रैकर्स बनाए थे जो वो पार्किंग लॉट में छुपाने वाले थे ताकि वो लोग पुलिस और एम्बुलेंस वालों को भी खत्म कर सके। तो ये था उनका प्लान और अब बारी थी एग्जीक्यूशन की। इनिशियली तो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। ये दोनों स्कूल में फायर क्रैकर्स लाते हैं और उन्हें कैंटीन में छुपा भी देते हैं और किसी को उन पर कुछ शक नहीं होता। अब जो इस फायर क्रैकर्स के धमाके की टाइमिंग थी वो थी स्कूल की लंच टाइम, क्योंकि लंच टाइम में कैंटीन में तकरीबन 450 स्टूडेंट्स के आसपास कुछ होंगे और इन दोनों का प्लान ही ये था कि उन्हें जितने ज्यादा पॉसिबल लोग हैं उन सबको खत्म करना था। नाउ अब कैंटीन में फायर क्रैकर्स रखने के बाद ये दोनों घर जाते हैं और अपना आखिरी वीडियो बनाते हैं जिसे बेसमेंट टेप कहा गया है और इस वीडियो में उनके पूरे प्लान के बारे में बताया गया था। नाउ अब समय हो चुका था स्कूल के लंच का। धीरे धीरे करके सभी बच्चे स्कूल के कैंटीन में इकट्ठा हो रहे थे और यही वो समय था जब उस फायर क्रैकर को फटना था, पर किसी कारणवश जो ये फायर क्रैकर्स हैं वो कभी फटते ही नहीं है। शायद इन फायर क्रैकर्स को बनाते टाइम डिलन और एरिक से कोई गलती हो गई होगी क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल्स तो बिल्कुल भी नहीं थे।
एनीवेज अब इस चीज का कुछ भी नहीं हो सकता था। वो लोग प्लान में काफी ज्यादा आगे आ चुके थे और इस प्लान को अब कैंसिल नहीं किया जा सकता था। तो अब ये दोनों अपनी कार लेकर स्कूल के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और पार्किंग लॉट पर भी उन्होंने एक फायर क्रैकर रखा था इन केस अगर कोई पुलिस या फिर एम्बुलेंस आ जाती है तो। नाउ अब ये दोनों अपनी ढाई लेते हैं और स्कूल के हॉलवे में फायर करने लगते हैं। अब जैसे ही कैंटीन में बैठे हुए स्टूडेंट्स ने यह आवाज सुनी वो सब हैरान हो गए। सब लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ चुकी थी कि ये किसी तरह का कोई प्रैंक या फिर कोई मजाक नहीं है। कैंटीन के बाहर डिलन और एरिक अपनी ढाई लेके बैठे हुए हैं और अगर बच्चों ने टाइम पर एस्केप नहीं करा तो शायद वो लोग नहीं बच पाएंगे। तो अब पूरे कैंटीन में एक हफड़ा तफरी मच जाती है। इमरजेंसी अलार्म बजने लगे थे और स्कूल में उस वक्त जितने भी लोग थे सबको ये चीज पता चल चुका था कि स्कूल में कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद पुलिस को फोन करके सब कुछ बताया जाता है। अब जिन बच्चों की किस्मत अच्छी थी वो लोग स्कूल से बाहर भाग गए, पर जो लोग स्कूल से बाहर नहीं भाग पाए ज्यादातर वो लोग जाके लाइब्रेरी में छुप जाते हैं। जिसके बाद उन बच्चों का पीछा करते करते एरिक और डिलन भी लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। अब लाइब्रेरी के अंदर सभी बच्चे टेबल के नीचे छुपे हुए थे। अब एक एक करके एरिक और डिलन सभी छुपे हुए बच्चों पर हमला कर देते हैं। इस हमले में 10 स्टूडेंट्स खत्म हो जाते हैं और 12 स्टूडेंट्स घायल हो जाते हैं। अब उस समय लाइब्रेरी में एक स्टूडेंट था जिसका नाम था स्कॉट, और स्कॉट बहुत ज्यादा चालाक था। उसने अपनी आंखों के सामने देखा था कि स्टूडेंट्स अपनी जान की भीख मांग रहे थे, पर फिर भी एरिक और डिलन ने उन्हें खत्म कर दिया। तो स्कॉट को यह समझ आ चुका था कि जान की भीख मांगकर कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा यही होगा कि मरने की एक्टिंग कर लो। तो स्कॉट मरने की एक्टिंग करता है और समहाउ ये चीज काम आ जाती है, जिसके बाद एरिक और डिलन लाइब्रेरी को छोड़ देते हैं। अब इस समय तक स्कूल में पुलिस और एम्बुलेंस सभी आ चुके थे, पर अभी भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो पुलिस है वो स्कूल के अंदर नहीं घुस पा रहे थे, क्योंकि पुलिस को एक्चुअली में ये पता ही नहीं था कि जो शूटर है वो कौन है। और अगर वो दोनों विदाउट प्रॉपर प्लानिंग स्कूल के अंदर घुसते तो बहुत ही हाई चांस था कि वो एरिक और डिलन को भी विक्टिम समझने लग जाए और मौका पाते ही एरिक और डिलन पुलिस पे भी हमला कर दे। अब इसके कुछ समय बाद एरिक और डिलन पुलिस पे फायर करते हैं और पुलिस भी रिस्पॉन्स पे उन पर फायर करती है। अब इस समय तक एरिक और डिलन दोनों को ये पता चल चुका था कि यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है, स्कूल से बचकर बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था, और अगर वो लोग सरेंडर भी कर देते तो उनका जुर्म इतना ज्यादा बड़ा था कि उनको डेथ सेंटेंस मिलना कंफर्म था। तो अल्टीमेटली एरिक और डिलन दोनों ही अपने आप को खत्म कर देते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि अपने आप को खत्म करना शायद ये उनके प्लान का ही पार्ट हो। नाउ अब जो ये पूरी घटना थी ये तकरीबन 50 मिनट से 1 घंटे तक चली। इन सब में 13 लोगों की जाने गई और 23 लोग घायल हो गए। जो फायर क्रैकर एरिक और डिलन ने पार्किंग लॉट में रखे थे वो भी कभी नहीं फटते, और अल्टीमेटली पुलिस उन फायर क्रैकर्स को भी ढूंढ निकालती है। नाउ अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये है कि आखिरकार एरिक और डिलन स्कूल वालों से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते थे। अब इसका असली कारण तो खाली एरिक और डिलन ही बता सकते थे, पर अब वो इस दुनिया में नहीं थे। तो जो सबसे पॉसिबल थ्योरी सामने आती है वो ये थी कि स्कूल में एरिक और डिलन को बहुत ज्यादा बुली किया जाता था। इसके साथ ही साथ ये लोग अपने स्कूल के बाकी लोगों से भी नफरत करने लगे थे, क्योंकि उन सब ने भी कभी एरिक और डिलन की मदद नहीं करी थी। नाउ जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये सब करने से पहले एरिक और डिलन ने अपने घर में एक लास्ट रिकॉर्डिंग करी थी। इस रिकॉर्डिंग का नाम था बेसमेंट टेप। इस वीडियो में उन्होंने ये साफ साफ बताया था कि उन्होंने फायर क्रैकर्स को कैसे खुद से बनाया था, और क्योंकि ये वीडियो उन दोनों की आखिरी वीडियो थी तो शायद इस वीडियो में उन्होंने इन सब के पीछे का कारण भी बताया होगा। पर जो भी ये बेसमेंट टेप्स है ये कभी भी पब्लिकली रिलीज नहीं करी गई। इसके पीछे का कारण जो अथॉरिटीज है उन्होंने ये बताया कि अगर ये वीडियो पब्लिक में आ जाती तो बहुत सारे लोग इस वीडियो से इंस्पायर होकर फ्यूचर में और भी बुरे काम हो सकते हैं।